Beautiful student, hello, how are you? Fine. Then come to the topic, lecture number 9 of electrochemistry. हम आयनिक कंडक्टेंस में मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में डिस्कशन कर रहे हैं, 9 लेक्चर तक पहुंच चुका है और नंबर लेक्चर 7 और लेक्चर नंबर 8 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कोलेज लॉ और उसके एप्लीकेशंस, स्टूडेंट्स के डाउट उसी लेक्चर्स में होते हैं। लेक्चर नंबर 8 रिपीटेडली देखो, डाउट है पर्सनली पूछो, कोई जरूरत नहीं है कि आपको वहां से समझ में भी नहीं आया, क्योंकि हमारे में बहुत सारा गैप है, आप हमसे बहुत दूर हो। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कैमरे के सामने एक्टिंग करने की, नहीं कर रहे आप सामने से सोच के यहाँ स्टूडेंट्स बैठे या बॉयज या गर्ल्स से सोच के आपको समझा रहे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है डिस्कशन में कुछ चीजें हमारी याद में नहीं रहती। आप सामने हो तो आपकी आंखों में देखे हमें समझ में आता है, चेहरे देख के समझ में आता है कि बताना रह गया, लेकिन आप सामने नहीं हो तो दिक्कत होती है ना। इसलिए एक बार ठीक से देखो, मैंने तो पूरा देने की कोशिश की है। अब लेक्चर नंबर 9 क्या है? लेक्चर नंबर 9 हमें कॉलेज लॉ के एप्लीकेशंस देखने हैं, और ये एप्लीकेशंस हो गए ना कॉलेज लॉ के, तो अब उसके आगे हम न्यूमेरिकल के लेक्चर्स करेंगे। मतलब ये सेक्शन हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। अभी तक हमने न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किए इस सेक्शन के, मैंने पहले ही बोला है। न्यूमेरिकल अलग से 2 लेक्चर पीपीटी के मैं दूंगा, पीपीटी बना के न्यूमेरिकल्स आपके सामने, क्योंकि पीपीटी में क्या होता है न्यूमेरिकल्स ऊपर लिखा होगा, पीपीटी में मैं आपके नीचे डिस्कस करते जाऊंगा। ठीक है, हमारी हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ कॉलेज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलेज लॉ क्या है? कॉलेज लॉ की एप्लीकेशन बता रहा हूं। 5 एप्लीकेशन डिस्कस करने हैं, उसके बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में मेजर 5 एप्लीकेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वन बाय वन सभी डिस्कस करूंगा। 5 एप्लीकेशंस, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, एक छोटा न्यूमेरिकल यहां पे समझाऊंगा और डिटेल न्यूमेरिकल्स बाद में लेंगे सब एप्लीकेशन होने के बाद। तो देखिए, अब पहला एप्लीकेशन हमारे लिए इसमें है टू कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए ये लॉ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कोलरिच लॉ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर काम करता है। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर ही काम करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन को नहीं। लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज कॉल्ड जीरो कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर ही काम करता है? याद है? इसलिए ये जरूरी है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन, लिख देता हूं, और एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर। ठीक है, तो बेटा बोर्ड के ऊपर ध्यान दो आप। टू कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन और एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन और एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इसके 2 मेथड है, नंबर 1 डायरेक्ट मेथड और नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी आपको पता करनी है इनफाइनाइट डायल्यूशन। समझो इलेक्ट्रोलाइट मेरे लिए एक by है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे x इंटू मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर a प्लस है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे। 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी आपको पता करनी है इनफाइनाइट डायल्यूशन। समझो इलेक्ट्रोलाइट मेरे लिए ax by है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे x इंटू मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर a प्लस y प्लस y इंटू मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर b टू द पावर माइनस x। तो पता ही ना आपको, मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर दूं, ये लिखा नहीं जाता, मैंने बोला बहुत बार, आपको लिखा नहीं दिखेगा बहुत सारे बुक में, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको नहीं। सामने अगर आयन रिप्रेजेंट करे तो आयन की कंडक्टिविटी है, सामने इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट किया है तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है, ऐसा तो मेंशन होता ही है वहां पे। ये ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ax by कैसे डिसोसिएट होता है, a टू द पावर प्लस y x मोल प्लस b टू द पावर माइनस x by कैसे डिसोसिएट होता है, a टू द पावर प्लस y x मोल प्लस b टू द पावर माइनस x y। समझ में आ रहा है? a टू द पावर प्लस y x, b टू द पावर माइनस x y। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट ax by। तो मोल, इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए ना हमने अभी लेक्चर नंबर 8 में, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अगर आंसर का दिया तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है, बताता हूं इनडायरेक्ट मेथड क्या है। देखिए इनडायरेक्ट मेथड में एक एग्जांपल लेके ही सेट करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझिए, आपको लैम्डा 0m CH3COONA या CH3COOH लिखते हैं। समझिए, आपको लैम्डा 0m CH3COONA या CH3COOH लेता हूं मैं, इसका मोलार कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब लैम्डा 0m आपको दिया हुआ है, समझो HCl का। अगर आंसर दिया तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है,
बताता हूं इनडायरेक्ट मेथड क्या है। देखिए इनडायरेक्ट मेथड में एक एग्जांपल लेके ही सेट करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं। समझिए आपको लैम्बडा 0m CH3COONA या CH3COOH लेता हूं मैं, इसका मोलर कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब लैम्बडा 0m आपको दिया हुआ है, समझो HCl का लैम्बडा 0m दिया है और वो दिया है y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। CH3COOH का दिया है, HCl का दिया है और आपको दिया है समझिए लैम्बडा 0m ऑफ NaCl और ये दिया है Z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपको पता करना है लैम्बडा 0m ऑफ CH3COONA, इसका आपको बोला कैलकुलेट करो। तो समझाता हूं ठीक से, देखो इसका मोलर कंडक्टेंस मतलब CH3COO माइनस और H प्लस का मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सही है ना। जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन को इसका मोलर कंडक्टेंस H प्लस और एसिटेट आयन का, ये H प्लस और Cl माइनस का दोनों का मिलके, ये NaCl और Cl माइनस दोनों का मिलके मुझे चाहिए CH3COOH का, मतलब CH3COO माइनस और Na प्लस का, सही है। यही लिख लेता हूं मैं, लैम्बडा 0m ऑफ CH3COO Na। क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं ना, थोड़ा जगह मुझे कम पड़ रही है तो इसे इधर ऊपर डिस्कस करते हैं। हेडिंग तो लिख लिया आपने, इधर ऊपर डिस्कस करते हैं ना, थोड़ा जगह मुझे कम पड़ रही है तो इसे इधर ऊपर डिस्कस करते हैं। हेडिंग तो लिख लिया आपने, इधर ऊपर डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन चल रहे हैं हमारे कॉलेज लॉ के, यहां पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए लैम्बडा 0m CH3COONA पता करना है। इसमें किस किसका मोलर आयनिक कंडक्टेंस आना चाहिए, मोलर आयनिक कंडक्टेंस एसिडेट आयन का और सोडियम आयन का आना चाहिए। कहां पे एसिडेट आयन, यहां पे है, कहां पे सोडियम आयन, यहां पे है। इन दोनों को ऐड कर दो ना, फिर करते हैं, क्योंकि एसिडेट आयन का चाहिए मुझे, सोडियम आयन का भी चाहिए, तो ऐड कर देता हूं मैं लैम्बडा 0m ऑफ CH3COOH प्लस लैम्बडा 0m ऑफ NaCl। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, यहां पे एक प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए, इसमें दोनों का एडिशन करने से एक्स्ट्रा कंडक्टेंस यहां पे है, इन दोनों को ऐड कर दो ना, फिर करते हैं, क्योंकि एसिड आयन का चाहिए मुझे, सोडियम आयन का भी चाहिए, तो ऐड कर देता हूं मैं लैम्बडा 0m ऑफ CH3COOH प्लस लैम्बडा 0m ऑफ NaCl। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, यहां पे एक प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए, इसमें दोनों का एडिशन करने से एक्स्ट्रा कंडक्टेंस Cl माइनस का भी आ गया और H प्लस का भी आ गया। नहीं चाहिए ना मुझे, देखो H प्लस का आ गया, Cl माइनस का आ गया, मुझे चाहिए सिर्फ CH3CONA का, मतलब CH3CO माइनस और Na प्लस का। इन दोनों का एक्स्ट्रा हो गया, किसका एक्स्ट्रा हो गया, Cl का और H का। क्या करोगे बताओ, H प्लस और Cl माइनस का आयनिक कंडक्टेंस माइनस करना पड़ेगा, मतलब HCl का माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। तो कर लो माइनस बेटा, माइनस लैम्बडा 0m ऑफ HCl बन गया फार्मूला। तो ये वैल्यू कितनी है, CH3OH प्लस NaCl की कितनी है Z माइनस HCl की कितनी है Y। आपका आंसर आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन समझाया मैंने, मुझे एसिटिक एसिड का दिया था, HCl का दिया था, NaCl का निकालना दिया था, एसिटेट सोडियम एसिटेट का निकालना था। तो एसिटिक एसिड और NaCl को ऐड करके Cl माइनस कर दिया, CH3COONA। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। CH3CO माइनस का चाहिए था, है, Na प्लस का चाहिए था, है, HCl का नहीं चाहिए, Cl माइनस का नहीं चाहिए, इसलिए माइनस HCl। क्लियर। अब देखो बेटा, अब ये हो गया एप्लीकेशन नंबर 1, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, जो भी बोलते हैं उसे हम कैलकुलेशंस ऑफ व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अब आगे जाते हैं, आगे क्या करना है हमें, आगे एक बात करते हैं काम, रब करता हूं मैं पहले से। सेकेंड एप्लीकेशन हमारा, सेकेंड एप्लीकेशन लेते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट अल्फा इन ब्रैकेट DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है तो सिंपल फार्मूला मैं आपको समझा देता हूं। एक काम करिए, अल्फा अगर कैलकुलेट करना है तो लैम्बडा C मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, कंसंट्रेशन C को मोलर कंडक्टिविटी लीजिए और उसे लैम्बडा 0m से डिवाइड कर दीजिए। आपको ऐसा क्यों, बताता हूं। मुझे पता है इन दोनों में ज्यादा कौन होता है, इन दोनों में ज्यादा ही वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग है, कम से कम कंसंट्रेशन और ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूशन को है तब ज्यादा होती है ना। बहुत ज्यादा डाइल्यूशन है, कंसंट्रेशन कम है तब की होती है ये, और कंसंट्रेशन कम है तब की होती है ये। मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C ये होती है, तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो अल्फा आएगा। और आपको इक्विलिब्रियम तो ये बात पता होगी, अल्फा नेवर एक्सीड 1, अल्फा ज्यादा से ज्यादा 1 ही हो सकता है।
और अल्फा कब 1 आएगा बेटा? जब ये दोनों कंडक्टिविटी सेम हो जाएंगे, मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा। और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा डिसोसिएट हुआ चुका होता है। यहाँ पे कम है इस कॉन्सेंट्रेशन को, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट नहीं हो चुका है, इसलिए अल्फा इस तरह से निकालना है। समझो, आपको लैम्बडा सी दिया, यहाँ पे लेते अल्फा कैलकुलेट करना है मुझे, लैम्बडा सी एम दिया और लैम्बडा सी 0 एम दिया। ये वैल्यू 10 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है और ये वैल्यू 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो एक काम करो, अल्फा कैलकुलेट करना है ना, इसको इससे डिवाइड करना, 10/100 कर लीजिए, 0.1 आएगा अल्फा। मतलब साल्ट 0.1% डिसोसिएट हो चुका है इस कॉन्सेंट्रेशन को। यहाँ पे ये तो पूरा डिसोसिएट हो चुका है, इंडिकेट कर रहा है उसकी कंडक्टिविटी, मतलब पूरे डिसोसिएशन से डिवाइड करना है फ्रैक्शनल जो भी डिसोसिएशन से। क्लियर? तो ये हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लैम्बडा वी एम, मतलब वी डाइल्यूशन को मोलार कंडक्टिविटी, और इसे इनफाइनाइट एम भी लिखा जा सकता है। इस तरह से भी मिलेगा, ये कम मिलेगा आपको देखने को, ये ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलते हैं। अल्फा इज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एक बार थोड़ा समझाता हूं, समझिए, CH3COOH ऐड करने के बाद CH3COO माइनस बन गया और H प्लस बन गया। पूरा डिसोसिएट होता है क्या? नहीं, उस टाइम की कंडक्टिविटी होगी लैम्बडा CM। ये भी होगा, ये भी होगा डिसोसिएशन। और जब पूरा डिसोसिएट होगा उस टाइप की कंडक्टिविटी होगी लैम्बडा 0 एम। मतलब डाइल्यूशन जा रहा है तो पूरा डिसोसिएट हो चुका होगा ना। 1000 लीटर पानी में थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल दो, पूरा डिसोसिएट होगा। 1 लीटर पानी में बहुत ज्यादा डाल दो, डिसोसिएट नहीं होगा ना। जब ज्यादा डाइल्यूशन होगा तो पूरा डिसोसिएशन होगा। पूरे डिसोसिएशन के लिए लैम्बडा 0 एम, इससे अल्फा पता करना, लैम्बडा CM बाय लैम्बडा 0 एम। समझ में आ गया? ये वैल्यू ऑलवेज कम होती है इस वैल्यू से, तो आपका आंसर दोनों इक्वल हो गए। मतलब देखिए, लैम्बडा CM जितना ज्यादा है उतना अल्फा ज्यादा आएगा। क्लियर? और ये तो होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट टेंपरेचर। टेंपरेचर जब तक कांस्टेंट है तब तक ये वैल्यू कांस्टेंट है। हां, अल्फा के ऊपर टेंपरेचर का असर पड़ता है, मतलब इन दोनों के ऊपर भी पड़ेगा डेफिनेटली। क्लियर है? मतलब कंडक्टिविटी टेंपरेचर के साथ बढ़ भी सकती है, क्योंकि आयंस ज्यादा बन सकते हैं, उनको स्पीड ज्यादा मिल सकती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना आयंस की पानी में टेंपरेचर बढ़ाने से, तो अल्फा के ऊपर असर पड़ेगा, डिसोसिएशन ज्यादा हो चुका होगा। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है? इससे आपको अल्फा कैलकुलेट, ये मेथड इस तरीके से। परसेंटेज पूछा गया तो ऐसे, अगर परसेंटेज अल्फा पूछा डिसोसिएशन ज्यादा हो चुका होगा तो इस तरीके से। समझ में आ रहा है? इससे आपको अल्फा कैलकुलेट, ये मेथड इस तरीके से। परसेंटेज पूछा गया तो ऐसे, अगर परसेंटेज अल्फा पूछा जाता है 10/100 × 100 तो आपका आ गया 10%। परसेंटेज में पूछा गया तो इस तरह से निकालना, और फ्रैक्शनल पूछा गया तो इस तरीके से। तो ये फार्मूला नोट कर लो। समझ में आ गया? फार्मूला समझा दिया। क्वेश्चंस करेंगे बेटा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। फार्मूला लिख लीजिए पहले। फार्मूला सेकंड, कैलकुलेट DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और याद रखिएगा, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ये फार्मूला एप्लीकेबल है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली। क्यों? बता दो क्यों? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली। व्हाई? बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट पार्शियली। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिमेंबर, फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज ऑलवेज 1। जरूरत ही नहीं कैलकुलेट करने की, ये पता होगा इक्विलिब्रियम जिसने पढ़ा है उनके लिए। जिनको पता नहीं उनके लिए याद रखो, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो, अब ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड लेते हैं। फार्मूला हो गया, तो फार्मूला क्या है और एक बार लिख दूं क्या आपको? फार्मूला क्या है? लैम्बडा CM बाय लैम्बडा 0 एम, अल्फा इसी को लैम्बडा VM बाय लैम्बडा इनफाइनाइट एम। समझ में आ रहा है? यहां पे लैम्बडा CM या लैम्बडा VM मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C, और फार्मूला क्या है? लैम्बडा CM बाय लैम्बडा 0 एम, अल्फा इसी को लैम्बडा VM बाय लैम्बडा इनफाइनाइट एम। समझ में आ रहा है? यहां पे लैम्बडा CM या लैम्बडा VM मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C और डाइल्यूशन V, और यहां पे लैम्बडा 0 एम या लैम्बडा इन्फिनिटी एम, ये इसे लिमिटिंग, सबसे ज्यादा वाली लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कहेंगे। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी बोलेंगे, यानी कि मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और 0 कॉन्सेंट्रेशन। ये एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया है। चलिए अब आगे जाते हैं। सेकंड एप्लीकेशन हो गया, ये फार्मूला लिख लिया। चलो, अब मेरे लिए थर्ड हेडिंग है। थर्ड हेडिंग क्या है बताता हूं मैं आपको। थर्ड हेडिंग है टू कैलकुलेट के डिसोसिएशन कांस्टेंट। टू कैलकुलेट के, कैलकुलेट कैपिटल के, नॉट स्मॉल के, कैपिटल के डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हो आप ओल्ड्रिच लॉ। कैसे? देखिएगा, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे, देखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगेन वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट होते हैं, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा आता है। ये मैं जो बात कह रहा हूं वो आयन की इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल को समझ में आएगी, क्योंकि इसका रेफरेंस वहां पे है। तो देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं CH3COOH, CH3COOH कैसे डिसोसिएट होंगे? CH3COO माइनस प्लस H प्लस
किसमें? वाटर में। एक्वियस, एक्वियस। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर में इस तरह से लिखा जाता है, एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, एसिड के लिए के ए होता है, बेस के लिए के भी होता है, साल्ट के लिए के होता है, इसलिए मैं यहाँ के ए क्यों लिख रहा हूँ? एसिड है। बेस होता तो क्या लिखता मैं? के बी। साल्ट होता तो के लिख लेता, बस एसिड के लिए के ए, विच इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? CH3 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे पूरा कि A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है CH3COO माइनस इनटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH। और एक बात बता दूं मैं आपको, रिएक्टेंट में वाटर है, लिखना नहीं है, वाटर डालने के बाद ही बने ना, वाटर को लिखते नहीं हम, है ना? सी ये लिखते समय, हाँ अगर मैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालता तो लिखना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है, तब मुझे यहाँ पे वाटर लेना पड़ता है और यहाँ पे नीचे वाटर आता है, इधर वाटर होता है, इधर वाटर अगर होता तो यहाँ पे भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आता, लेकिन ये इधर लेना नहीं है अगर एसिड और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम वालों को समझ में आएगा। CH3CO माइनस H प्लस CH3COH, इतना याद रखो, वाटर को लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली C होगा तो ये 0 0 होगी ना बेटा? हाँ, कब? जब डिसोसिएशन नहीं हो चुका होगा। जब डिसोसिएशन हो चुका होगा तो ये सी अल्फा होंगे और ये C माइनस C अल्फा बचे होंगे। पता है ना ये कैसे लिखा? समझो, ये C है 0 0, इसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी का CH3CO माइनस बन गया, अल्फा इंटू सी का H प्लस बन गया, और अल्फा 0.1 0.2 कितना भी हो सकता है, लेस देन 100 होता है। तो ये अल्फा अगर 1 हो चुका समझो, तो C अल्फा 1 हो गया, तो ये C आएगा, और C अल्फा यहाँ पे भी C आएगा, C माइनस C 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये डिसोसिएशन लिखने के मेथड आपने सॉल्यूशन टॉपिक में भी देखा है, इसे कहां पे? वन टॉप फैक्टर लेते समय, और आपने इसे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, इस तरह से लिखा, इसका कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, इसका कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, तो इसका C माइनस C अल्फा, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन C माइनस C अल्फा। समझ में आ गया? अब आगे लेके जाते हैं, ये कब? जब इक्विलिब्रियम है तब, बाबा पूरा डिसोसिएट हुआ है तब। अब ये फार्मूले में पुट ऑन करते हैं कि A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक आयन C अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन C अल्फा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड C माइनस C अल्फा। अब क्या होगा? ये C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कॉमन क्या निकलेगा इसमें? C इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, ये स्क्वायर और ये C कैंसिल हो जाएगा, और कि A इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, इससे के A मिलेगा कि A इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C बाय लैम्डा 0। ये हम नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट यूज करना है, इक्विवेलेंट यूज करो, मोलार यूज करना है, मोलार, ये एम भी लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे हैं, ये अल्फा है, तो इसमें रख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा इधर लेता हूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C बाय लैम्डा 0। क्लियर है? लैम्डा C बाय लैम्डा 0 आप रख दो, के A इज इक्वल टू C की जगह से अल्फा की जगह लैम्डा C बाय लैम्डा 0, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा C बाय लैम्डा 0, लैम्डा C बाय लैम्डा 0। अब के A इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? C। अब यहाँ पे लैम्डा C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा? ये 1 माइनस लैम्डा C बाय, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना है ना, लैम्डा 0, यहाँ पे लैम्डा 0 माइनस लैम्डा C बाय लैम्डा 0। अब ये लैम्डा 0 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और के A इज इक्वल टू आएगा C लैम्डा C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा 0 माइनस लैम्डा C। भूलना मत, ये लैम्डा C एट कॉन्सेंट्रेशन C वाला, लैम्डा C और लैम्डा 0 लिमिटिंग अभी लिख के लिया था हमने, ये दो टर्म अलग अलग है, कॉन्सेंट्रेशन C को मोलर कंडक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन 0 को मोलर कंडक्टिविटी, के A C लैम्डा C स्क्वायर बाय लैम्डा 0 माइनस लैम्डा C। आप कहोगे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ आते हैं। कैसे? डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपको किसी ना किसी बुक में क्वेश्चंस मिलेगा ये। तो ये हो गया, तो कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, रिमेंबर दैट, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के A, के B के लिए क्या आएगा? C अल्फा C स्क्वायर, C लैम्डा C स्क्वायर लैम्डा 0 माइनस लैम्डा C, के B भी आएगा। इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी नहीं लिख सकते, मैंने एसिड के लिए लिया है ना, मैंने एसिड लिया था इसलिए एक्सप्लेनेशन में एसिड आ चुका है, ये होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके ऊपर सिर्फ फार्मूला दे दो ना, मुझे कंसंट्रेशन दे दो, मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C बता दो, और मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन ये भी बता दो, मैं के निकाल के दूंगा। मुझे के बता दो, मोलर कंडक्टिविटीज एट कंसंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टिविटीज एट 0 कंसंट्रेशन दे दो, C निकाल लूंगा। कोई भी टर्म मिसिंग निकाल सकते हैं, तो पता है मैथमेटिकल है, फार्मूला कर लेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस बाद में। अब हो गया थर्ड एप्लीकेशन के बाद फोर्थ एप्लीकेशन पे हो जाते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है हमारा? फोर्थ एप्लीकेशन लेते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन सिंपल है, इस एप्लीकेशन में हमें स्टडी करना है टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज। बताता हूं क्या है, देखिए ये हो गया, समझ में आ गया? थोड़ा सा फार्मूला याद रख लेना, बस फार्मूला याद रख लो बस, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम डिटेल तो कर लिया आपने, उसे मैंने एक्सपांड कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 एप्लीकेशन की, टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज ऑफ आयन। देखिए कैटायंस के लिए और एनायंस के लिए
अलग अलग मोबिलिटीज होती है, उसे हम आयनिक मोबिलिटीज कहते हैं। एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब जब ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, बहुत मिनिमम कंसंट्रेशन है और मैक्सिमम डाइल्यूशन है, उस टाइप की मोबिलिटी को एब्सोल्यूट मोबिलिटी कहते हैं। उससे ज्यादा नहीं होगी, मतलब पानी में कम से कम आयन, तब की मोबिलिटी, तब ज्यादा से ज्यादा स्पीड होगी ना, आयन कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, तब की आयनिक मोबिलिटी। तो कैटायंस के लिए अगर आपको कैटायंस की मोबिलिटी निकालनी है, मैं म्यू प्लस लिखता हूं, तो दैट इज डायरेक्टली इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखिए आयनिक मोबिलिटी कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके कंडक्टिविटी के ऊपर, उसके कंडक्टिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? आयनिक मोबिलिटी। समझ में आ रहा है? म्यू प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा प्लस। इसे इस तरह से लिखा जाता है एक्चुअली, किसी भी आयन का कंडक्टेंस, किसी भी आयन का कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन लूं मैं, एट जीरो कंसंट्रेशन कंडक्टेंस ऑफ एनी आयन कैटायन, कंडक्टेंस ऑफ एनी आयन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन और मोबिलिटी ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन। तो इसका फार्मूला बन जाता है लैम्डा जीरो कैटायन इज इक्वल टू, कांस्टेंट आएगा यहाँ पे एफ इनटू म्यू प्लस। आप बोलेंगे एफ क्या है? ये फैराडेज कांस्टेंट है और एफ की वैल्यू याद रखो 96500 कूलम, 96500 कूलम फिक्स फैराडेज कांस्टेंट। 1 फैराडे इज इक्वल टू इतनी वैल्यू होती है 96500 कूलम, 0 कूलम, 96500 कूलम फिक्स फैराडेज कांस्टेंट। 1 फैराडे इज इक्वल टू इतनी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ये भूलना नहीं, आगे आने वाला है इसे कैसे कैलकुलेट किया वगैरह बता दूंगा आपको, क्योंकि मोल में मैंने क्वेश्चन भी लिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज होता है, मोल कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन बताए थे मैंने। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होगा कूलम में 96500 कूलम होगा, उसे 1 फैराडे बोल दो, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब लैम्डा जीरो ऑफ एनआयन आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एनआयन, तो इसे फार्मूला भी लिख सकते हैं लैम्डा जीरो ऑफ एनआयन इज इक्वल टू एफ इनटू म्यू माइनस। लेकिन की जरूरत कम पड़ती है, आपको बताने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन शायद एनसीईआरटी में तो इसे डिस्कस किया ही नहीं है और बहुत सारे रेफरेंस बुक में भी इसे डिस्कशन किया नहीं, लेकिन पता हो इसके लिए मैंने एप्लीकेशन 4 बता दिया आपको, लास्ट एप्लीकेशन इक्वल टू एफ इनटू म्यू माइनस। लेकिन इसकी जरूरत कम पड़ती है, आपको बताने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन शायद एनसीईआरटी में तो इसे डिस्कस किया ही नहीं है और बहुत सारे रेफरेंस बुक में भी इसे डिस्कशन किया नहीं, लेकिन पता हो इसके लिए मैंने एप्लीकेशन 4 बता दिया आपको, लास्ट एप्लीकेशन। लास्ट एप्लीकेशन हमारे लिए है टू कैलकुलेट द सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब बेटा सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में ही पढ़े हैं आपने, तब आपको पता नहीं चलेगा। चलो बात करते हैं आगे की, क्या डिस्कशन करना है। देखो हमें डिस्कशन करना है नेक्स्ट नंबर 5 एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट solubility and solubility product। solubility से solubility product कैलकुलेट किया जाता है, इसे कहते हैं KSP और इसे कहते हैं यस। अब मुझे बताओ, आपको एक फार्मूला पता है ना, लैम्डा, आपके लिए फार्मूला पता है क्या फार्मूला? अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहा हूं एट कंसंट्रेशन सी, लैम्डा m इज इक्वल टू, मेरे पास फार्मूला क्या है, लैम्डा m इज इक्वल टू k इनटू 1000 बाय c। फार्मूला c मतलब क्या है बेटा? कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, है ना। लेकिन मुझे आप बताओ, ये मोलार कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, मोलार कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको मोलैरिटी पता होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक्चुअली पानी में आयंस की कंडक्टिविटी होती है अनडिसॉल्व्ड साल्ट की। एग्जांपल लेता हूं, मैंने समझे पानी में A+ साल्ट डाल दिया है, डिसोसिएशन होने के बाद A+ और B- बन गया। कंडक्टिविटी A+ B- की वजह से होती है या B की वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से होती है। मतलब ये कंसंट्रेशन जो होगा m इज इक्वल टू व्हाट? कंसंट्रेशन यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। ये जो कंसंट्रेशन होगा किसका होगा? अनडिसोसिएटेड साल्ट का होगा या डिसोसिएटेड साल्ट का होगा? बताओ। आयंस का होगा ना, आयंस का होगा ना। मतलब ये कंसंट्रेशन किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? आयंस का कर रहा है, साल्ट का, जितने आयंस है उसका, अनडिसोसिएटेड का कर ही नहीं रहा, इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं वहां पे, इसकी वजह से कंडक्टिविटी आती नहीं ना, मोलार कंडक्टिविटी इसकी वजह से आती है, मोलार कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये m जो है कंसंट्रेशन, m इज नथिंग बट सोलिबिलिटी और इसका यूनिट इन मोल पर लीटर, सोलिबिलिटी इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में आपको सोलिबिलिटी मिल जाएगी। मतलब अब आगे लेता हूं मैं, इससे क्या करते हैं देखो, यानी कि आपको मोलैरिटी से लैम्डा m कैलकुलेट करने आता है, पूरे डिसोसिएशन हो चुका है तब, तो लैम्डा m से मोलैरिटी कैलकुलेट करनी आती है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू इस तरह लिखते हैं k into 1000 बाय लैम्डा m, k into 1000 बाय लैम्डा m। इसके ऊपर क्वेश्चन लूंगा, लेकिन मैं आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ने को मिलने वाला है, ये सोलिबिलिटी क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक में, इससे m मिलेगा। और रिमेंबर m इज इक्वल टू यस है, सोलिबिलिटी है, तो सोलिबिलिटी इज इक्वल टू k into 1000 बाय लैम्डा m, 1000 बाय लैम्डा m, k into 1000 बाय लैम्डा m। लेकिन मुझे बताइए, जो भी पूरा डाइल्यूशन हो चुका होगा 100%, उस टाइम की मोलार कंडक्टिविटी जो होगी, मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होगी, मतलब ये लैम्डा 0 m होगा, है ना। तो पूरा डिसोसिएशन हो चुका होगा ना, तो लैम्डा
जीरो यम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए इसे लैम्डा जीरो यम लेते हैं, इसे लैम्डा जीरो यम लेते हैं, याद रखिए। क्यों? लैम्डा जीरो यम जब है तभी पूरे के पूरे आयंस होंगे ना, यानी कि जब ए बी पानी में ए प्लस और बी माइनस बना रहा है तो पूरा का पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा तब ये पूरा डिसोसिएट हो चुका होना चाहिए, तब ज्यादा डाइल्यूशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन कम, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम डाइल्यूशन और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है, और जब मैक्सिमम डाइल्यूशन है तब की जो सोलिबिलिटी होगी, दैट सोलिबिलिटी इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, जो पूरा डिसोसिएट हो चुका है। सोलिबिलिटी मतलब जितना पूरा सोल्यूबल होना चाहिए उतना, ठीक है। लैम्डा जीरो यम याद रखिए यहाँ पे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट कितना पूरा डिसोसिएट हो चुका, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डिसोसिएट हो गया क्या, 1 लीटर पानी में 0.1 ग्राम डिसोसिएट हो चुका क्या, 10 लीटर पानी में 2 ग्राम डिसोसिएट हो चुका है क्या, दैट इज सोलिबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की सोलिबिलिटी टिल सैचुरेटेड, इसके आगे डिसोसिएट नहीं होगा उतने पानी में, डालोगे तो बचेगा एज इट इज, बचेगा तो अनडिसोसिएट रहेगा, मतलब ए बी फॉर्म में रहेगा, और ए प्लस और बी माइनस नहीं बनेंगे, तो इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएंगी ना यहाँ पे, क्योंकि ये कंडक्टिविटी आयंस की है, तो आयंस का ही कॉन्सेंट्रेशन आएगा। ये आयन की कंडक्टिविटी, आयन की वजह से तो आयन का ही कॉन्सेंट्रेशन आएगा, इससे सोलिबिलिटी पता करते हैं। सोलिबिलिटी इज इक्वल टू K into 1000 by लैम्डा जीरो यम। आप एक साल्ट लेता हूं मैं आपको, समझिए। साल्ट है मेरे पास AgCl, ये कैसे डिसोसिएट हो गया, Ag प्लस और Cl माइनस, तो इसका सोलिबिलिटी S होता है, इसका सोलिबिलिटी S होता है, और KSP होती है इन दोनों के सोलिबिलिटी का प्रोडक्ट, सोलिबिलिटी के प्रोडक्ट, तो KSP इज इक्वल टू S into S, और S स्क्वायर आएगा KSP। ये इक्विलिब्रियम में पढ़ चुका होगा अगर आपने पहले इक्विलिब्रियम के लेक्चर देखे हैं तो, नहीं तो देख लो। KSP इज इक्वल टू S into S, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, S यहां से कैलकुलेट कर लो, KSP कैलकुलेट करो, KSP इज व्हाट? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। और एक एग्जांपल दूं मैं आपको, और एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, समझिए AlCl3 है, ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा, AlCl3 डिसोसिएट होगा Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस, इसकी सोलिबिलिटी 3, इसकी सोलिबिलिटी S होगी तो इसकी 3S होगी, ऐसा। तो नहीं तो देख लो, KSP is equal to S into S, KSP is equal to S square, yes यहां से कैलकुलेट कर लो, KSP कैलकुलेट करो, KSP is what? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। और एक एग्जांपल दूं मैं आपको, और एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, समझिए AlCl3 है, ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा, AlCl3 डिसोसिएट होगा Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस, इसकी सोलिबिलिटी 3, इसकी सोलिबिलिटी S होगी तो इसकी 3S होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि ये S बनी तो 3S बनेंगे ही ना। तो अब KSP बेटा, KSP is equal to Al प्लस 3 टू द पावर 1 और Cl माइनस टू द पावर 3। अब देखिए KSP, बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है, KSP Al प्लस 3, यस, आप इनटू 3S, टू, क्योंकि ये S है तो ये 3S ही है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन S है तो इसका 3S ही है ना, टू द पावर 3, टू द पावर 3 क्या आएगा फिर, 3 टू द पावर 3 27 इनटू S टू द पावर 4 27 S टू द पावर 4, इससे KSP मिलेगी। अब याद रखिएगा, ये आपको समझ में आने के लिए इक्विलिब्रियम के ही क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है बेटा, ये समझ में आने के लिए KSP आपको इक्विलिब्रियम के ही क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन अभी इतना एक शॉर्ट में बता दूं आपको, ये जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है वो सोलिबिलिटी है, और इस सोलिबिलिटी से आप सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अगर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया तो सोलिबिलिटी निकाल सकते हो, ये दिया तो ये निकाल लोगे। सोलिबिलिटी यहाँ पे रख के, यहाँ पे सोलिबिलिटी रख के लैम्डा जीरो यम कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे दिया जाता है बताता हूँ आपको, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, आप ये निकाल लोगे, ये मतलब सोलिबिलिटी है। और जैसे ही आप सोलिबिलिटी निकालोगे, अगर AgCl है, एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूं मैं, AgCl है तो इस तरह से, अगर AlCl3 है एग्जांपल नंबर 2 तो इस तरीके से, तो क्या S इज इक्वल टू सोलिबिलिटी और KSP इज इक्वल टू सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। याद रखिएगा, ये सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट के लेक्चर देख लो, लास्ट के लेक्चर डिस्कस कर लो, तभी ये समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज आपको ये पता नहीं चलेगा क्या है ये सोलिबिलिटी, नथिंग बट पूरा सॉल्यूशन, उससे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट फार्मूला। अभी तो मैं इतना बता सकता, क्वेश्चन करना अभी इतना याद रखो, लैम्डा जीरो यम से यम कैलकुलेट करना, लैम्डा जीरो यम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब पूरा का पूरा डिसोसिएशन हो चुका है, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है तभी पूरा डिसोसिएशन होता है, तब यस कैलकुलेट कर लेना, और यस से KSP इस तरह से कैलकुलेट कर लेना, बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसका फीलिंग नहीं आएगा इस कांसेप्ट का जब तक आपको ये टर्म पता नहीं है, KSP का टर्म पता नहीं, इसके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम को रेफर करो लास्ट का सेक्शन। तब यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, ये एप्लीकेशन हो गए पूरे, इसके आगे के क्लास में, इसके आगे के क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक थ्योरी कांसेप्ट जरूरी है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू का एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन कैसे करते हैं ये बता के मैं कल के क्लास में प्रेस पीपीटी के ऊपर आपको, इसके आगे के 2 क्लास आपको बताते जाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं इसके ऊपर। समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच।